पावर शेयरिंग। और ये बहुत ही ज़्यादा छोटा सा चैप्टर है जो आप सिर्फ 2 कहानियों की मदद से समझ जाओगे। 2 देशों की कहानियाँ दी गई हैं आपको इस चैप्टर में, बस वही अगर आप समझ गए तो ये चैप्टर में आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर पावर शेयरिंग। तो जिन 2 देशों के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बेल्जियम और श्रीलंका। ये 2 देश की कहानियां हम जानेंगे और हमारा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं बेल्जियम के साथ। बेल्जियम की कहानी को समझते हैं। बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप में। इसकी जो बाउंड्री है वो शेयर होती है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ। अगर हम इसके एरिया की बात करें, यानी ये कितना बड़ा है, तो जितना बड़ा हमारे देश में हरियाणा स्टेट है उतना ही बड़ा इधर बेल्जियम है। अब अगर हम बात करें वहाँ कितने लोग रहते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन, तो करीब उधर 1 करोड़ लोग रहते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे नोट कर लेना। अब जरा इस मैप को देखो, तो बेल्जियम 2 हिस्सों में डिवाइडेड था, एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा। ऊपर के हिस्से को फ्लेमिश रीजन बोला जाता है, जहाँ पर पूरे देश के 59% लोग रहते थे और वो डच लैंग्वेज बोलते थे। अब नीचे का हिस्सा की बात करें तो उसे वेलोनिया रीजन बोला जाता है, जहाँ पर पूरे देश के 40% लोग रहते थे जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, और बाकी बचा कुचा जो 1% है वो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। अब ये हो गया कंट्री की बात। अब जो छोटा सा आपको बीच में हिस्सा दिख रहा है वो कंट्री का कैपिटल है, जिसका नाम है ब्रुसेल्स। तो यहाँ पर कंडीशन कुछ अलग थी। यहाँ पर जो 80% लोग थे वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और बाकी जो 20% थे वो डच लैंग्वेज बोलते थे। अब देखो यहाँ से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि अगर हम कंट्री की बात करें तो कंट्री में मेजॉरिटी यानी ज़्यादा जो लोग हैं वो डच स्पीकिंग वाले हैं, जो कि है 59%। लेकिन अगर हम कैपिटल की बात करें तो मेजॉरिटी किसकी है? फ्रेंच लैंग्वेज वालों की, फ्रेंच स्पीकिंग वालों की। अब हुआ क्या कि इन दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन बढ़ने लगी, यानी कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे। इसके 2 रीजन थे। पहला ये था कि जो फ्रेंच स्पीकिंग वाले लोग थे वो थोड़े अमीर और पावरफुल थे, तो उनके पास ज़्यादा पावर थी, जिस वजह से वो चाहते तो डच वालों को भगा सकते थे, सप्रेस कर सकते थे। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जो डच स्पीकिंग वाले लोग थे उनका डेवलपमेंट थोड़ा लेट हुआ था, उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशनल डेवलपमेंट थोड़ा लेट मिला था, जिस वजह से थोड़ा वो पीछे छूट चुके थे फ्रेंच वालों से। यही रीजन था कि इन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ने लगी थी कि कभी लड़ाई ना हो जाए। कुछ टाइम बाद ये जो टेंशन दोनों कम्युनिटी के बीच थी वो और ज़्यादा बढ़ गई और सबसे बुरा हालत हो गया ब्रुसेल्स का, यानी जो उधर की कैपिटल है उसका। अब ये सब चीज़ों को रोकने के लिए कि ऐसा सब लड़ाई वड़ाई ना हो, उसके लिए हमें एक अगला टॉपिक दिया है जो है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती उससे पहले जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी उसने थोड़ी समझदारी दिखाई। उसने 1970 से लेके 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार बदलाव लाए, यानी 4 बार चेंजेस लाए, ताकि जो दोनों की कम्युनिटी है उनको इक्वल राइट्स मिले और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। अब क्या चेंजेस लाए थे उन्होंने वो देखते हैं। तो पहला चेंज ये था कि जो कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वहाँ पर जो मिनिस्टर्स रहेंगे वो इक्वल अमाउंट में रहेंगे, यानी अगर 10 फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर हैं तो 10 ही डच स्पीकिंग मिनिस्टर भी रहेंगे। दूसरा चेंज उन्होंने ये लाया कि अगर समझो कोई नया रूल या फिर कोई नया लॉ पास करना है तो जब तक दोनों भी ग्रुप की सहमति नहीं होती तब तक कुछ लॉ या फिर कोई रूल पास नहीं किया जा सकता, यानी दोनों भी ग्रुप की सहमति रहना जरूरी है कुछ नया चीज इंप्लीमेंट करने के लिए। तीसरा क्या किया इन्होंने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थोड़ी पावर थी उसको लेके स्टेट गवर्नमेंट बना दी। अब जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो अपने स्टेट को अच्छे से मैनेज कर पाएगी और वहाँ पर अच्छे अच्छे बदलाव कर पाएगी, और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कोई भी रोक टोक नहीं सकती उन्हें, यानी कि कुछ भी उन्हें परेशान नहीं कर सकती। इसलिए ये लाइन आपकी बहुत जरूरी है, एग्जाम में बहुत बार आई है। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, नौकर बन के नहीं काम करेगी, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट अच्छे अच्छे रूल अपने स्टेट के लिए खुद बना सकती है। अब चौथा काम इन्होंने जो किया वो था ब्रुसेल्स को लेकर, यानी इस कंट्री की कैपिटल को लेकर। तो वहाँ पर इन्होंने एक अलग ही गवर्नमेंट बना दी जिसमें डच स्पीकिंग वाले लोग और फ्रेंच स्पीकिंग वाले लोग इक्वल नंबर में रहेंगे। अब आखिरी काम इन्होंने जो किया वो था एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाना। तो डच वालों के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच वालों के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, ताकि क्या हो अगर कम्युनिटी के बीच में कुछ लड़ाई हो तो इस गवर्नमेंट के पास अगर जाएंगे तो वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो अब अगर हम सिंपल तरीके से समझें तो बेल्जियम में टोटल 3 तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। भले ही ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि इतने सारे गवर्नमेंट बना दिए गए, लेकिन इसकी वजह से ही कभी लड़ाई नहीं हुई बेल्जियम में दोनों कम्युनिटी के बीच में और सब शांतिपूर्वक अच्छे से हो गया। इतने अच्छे सिस्टम को देखकर जो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है उसको यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाने के लिए चुना जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात थी। अब ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कम से कम 7 से 8 बार पूछा जा चुका है कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है ब्रुसेल्स। आप चाहो तो कहीं नोट लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये इसी के साथ हमारी हैप्पी एंडिंग होती है बेल्जियम की साइड से, यानी पूरी कहानी हमने समझ ली बेल्जियम की। अब आखिरी कहानी है श्रीलंका की, तो उसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो श्रीलंका एक आइलैंड देश है, यानी एक ऐसा देश जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और यहाँ पर करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं, और इसका कैपिटल है कोलंबो। अब बात करते हैं यहाँ के एथनिक कंपोजिशन की, यानी कि कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ, क्या क्या लैंग्वेज बोलते हैं। तो टॉपिक हो जाएगा एथनिक कंपोजिशन इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में जो 74% लोग रहते थे वो सिन्हाला स्पीकर्स थे, यानी वो सिन्हाला लैंग्वेज बोला करते थे। दूसरे थे तमिल लैंग्वेज वाले, यानी तमिल स्पीकर्स। तो श्रीलंका में 18% लोग तमिल स्पीकर्स थे। अब तमिल 2 टाइप में डिवाइडेड थे, पहले थे श्रीलंकन तमिल्स और दूसरे थे इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स यानी ऐसे तमिल्स जो श्रीलंका में ही पैदा हुए, पले बड़े और श्रीलंका में ही रहे, और दूसरे हैं इंडियन तमिल्स, यानी ऐसे तमिल्स जो पहले इंडिया में रहते थे और वहाँ से यहाँ लाए गए, तो उन्हें बोला जाएगा इंडियन तमिल्स। अगर मन में डाउट आता है कि इंडिया से यहाँ क्यों आए, तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें लाया गया था पुराने टाइम पे, और तब से वो इधर ही बस चुके हैं। और बाकी के जो भी बचे कुछ 7% लोग हैं वो क्रिश्चियंस थे, जो कि सिन्हाला तमिल दोनों लैंग्वेज बोलते थे। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, जो 74% सिन्हाला वाले लोग थे वो बुद्धिस्ट थे, यानी बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे, और जो 18% लोग जो थे तमिल के वो हिंदू मुस्लिम दोनों थे। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब श्रीलंका में एक बहुत ही गंदी चीज हुई जो थी मेजोरिटीटारियनिज्म इन श्रीलंका, यानी वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो मेजोरिटी ग्रुप को सपोर्ट करने लगी थी और बाकी सबके साथ भेदभाव करने लगी थी। अब वहाँ मेजोरिटी में कौन था? सिन्हालास। तो उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा था। कैसे कैसे सपोर्ट किया जा रहा था वो देखते हैं। तो सबसे पहले उधर की जो गवर्नमेंट थी उसने 1956 में एक एक्ट पास किया जिसके तहत सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया श्रीलंका का। अब बताओ, तमिल भी तो थी, तो तमिल को छोड़ क्यों दिया? तमिल को भी करते थे, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन पहला हुआ तमिल वालों के साथ जब सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद
वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन लोग ने ऐसी पॉलिसीज लाई जिसके तहत अगर कोई भी एडमिशन या फिर कोई भी जॉब में अपॉर्चुनिटी रहेगी तो सबसे पहले हक वहाँ सिन्हाला को मिलेगा, उसके बाद किसी को मिले ना मिले। एक एग्जांपल से समझो समझो कि एक जॉब की अपॉर्चुनिटी है और दो कैंडिडेट्स उसके लिए खड़े हैं, एक सिन्हाला है और एक तमिल है। तमिल वाला अगर सिन्हाला वाले से लाख गुना भी अच्छा क्यों ना हो उसको जॉब नहीं मिलेगी, बल्कि सिन्हाला वालों को जॉब दे देंगे। तो ये चीज़ हो रही थी उनके साथ। तीसरा था कि उन लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा चेंज कर दिया था जिसके तहत जो बुद्धिज्म है उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा था, उसको बढ़ावा दिया जा रहा था। जैसे कि हमें पता है जो बुद्धिज्म है वो किसका है, सिन्हाला वालों का। तो इसलिए उन लोग क्या कर रहे थे, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करने लगे थे। अब ये सब चीज़ को देख के उनको क्या समझ गया तमिल वालों को कि बाबा यहाँ तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ना ही हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, हमारे साथ इतना ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये भावना आ गई थी तमिल वालों में। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। ये सब होने के बाद तमिल वालों को कंफर्म हो गया था कि गवर्नमेंट हमारे लिए अब कुछ नहीं करेगी, हमें ही जो करना है खुद करना पड़ेगा। इसलिए तमिल वाले लोग मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए और डिमांड रखे गवर्नमेंट के सामने, बहुत सारी डिमांड रखे। तो क्या क्या डिमांड थी वो? पहला उन लोग ने बोला कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए जैसे सिन्हाला को किया गया है। दूसरा उन लोग ने बोला कि एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी जाए हमारे लिए। तीसरा उन लोग ने बोला पीपल शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी एज सिन्हाला, यानी कि जितनी अपॉर्चुनिटी जितनी चीज़ें सिन्हाला को मिलती है उतनी ही हमें मिले। अब ये सब उन लोग ने डिमांड रखी गवर्नमेंट के सामने, लेकिन गवर्नमेंट ने सीधे से उन सारी डिमांड्स को इग्नोर कर दिया। अब ये सब देख के उन लोग ने बोला ये नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे लिए एक नॉर्थ ईस्टर्न साइड में एक अलग सी कंट्री ही बना दो, बंटवारा कर दो कंट्री का। वो भी नहीं सुने। अब ये सब ना सुनने के कारण इन दोनों कम्युनिटी के बीच में हो गई लड़ाई होगी, वो भी बहुत भयंकर लड़ाई हुई। और कंट्री के अंदर ही अगर लड़ाई होती है तो उसे सिविल वॉर बोला जाता है। तो यहाँ पर सिविल वॉर चालू हो गई थी, जिस वजह से लाखों लोगों की जान चली गई और बहुत से लोग घायल हो गए, साथ ही साथ बहुत से लोगों को अपना घर छोड़कर भी जाना पड़ा था। ये सारी चीज़ें हुई थी श्रीलंका में। अब इसी के साथ इस जो श्रीलंका है उसकी सैड एंडिंग हुई। तो हमने दो कहानी देखी, एक हैप्पी एंडिंग वाली, एक सैड एंडिंग वाली। दोनों में डिफरेंस क्या था वो समझते हैं। अब दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस था, वो था पावर शेयरिंग। बेल्जियम ने अपनी पावर को शेयर किया जिसकी वजह से वहाँ के लोग खुशी खुशी रहने लगे। दूसरी तरफ श्रीलंका ने अपना पावर शेयर नहीं किया जिसकी वजह से कंट्री में सिविल वॉर हो गई और पूरा देश तबाह हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि पावर शेयरिंग करना अच्छा है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि क्यों पावर शेयरिंग अच्छा है, यानी वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो यही क्वेश्चन सीबीएसई के मन में भी आया था, इसलिए उसने बोर्ड में अभी तक 4 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब इसका आंसर समझ लेते हैं। तो इसके 2 रीजन है जिसकी वजह से पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। पहला है प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा है मॉरल रीजन। पहले देखते हैं प्रूडेंशियल रीजन। तो देखो पावर शेयरिंग करने से जो भी कॉन्फ्लिक्ट होती है सोशल ग्रुप के बीच में वो रिड्यूस हो जाती है या फिर नहीं होती। अगर आप पावर शेयरिंग कर दोगे तो उनको भी पावर मिलेगी, आपको भी, तो लड़ाई क्यों ही होगी। ये हो गया हमारा प्रूडेंशियल रीजन। और मॉरल रीजन ये है कि पावर शेयरिंग करने से जो डेमोक्रेसी है उसकी स्पिरिट बनी रहती है। अब बताओ एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में पावर शेयर ही नहीं हो रही तो आप उसको डेमोक्रेसी कैसे बोलोगे। यानी पावर शेयरिंग स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। बिना पावर शेयरिंग के डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, कोई कंट्री डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकती। अभी तक तो हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी कि पावर शेयरिंग हमें करनी चाहिए, इससे इतने सारे फायदे हैं, लेकिन करते कैसे हैं पावर शेयरिंग। तो अब वही हम समझने वाले हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, यानी पावर को इक्वली शेयर करना। ये होता है हमारी गवर्नमेंट की मेन 3 ऑर्गन्स में, जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो इन तीनों के बीच में पावर इक्वली शेयर होती है, इसलिए इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग बोला जाता है। इनमें से कोई भी बड़ा छोटा नहीं रहता, भले ही ये तीनों भी लोग अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन इन तीनों में से कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, पावर इनमें इक्वली शेयर होती है। अब इसमें एक फायदा ये है कि इन तीनों में पावर इक्वली शेयर होने की वजह से सब एक दूसरे के ऊपर नजर रखते हैं कि ये ज्यादा पावर का तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर कोई भी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करता है यानी कि अपने फायदे के लिए कुछ काम करता है तो वो पकड़ा जाएगा और उसकी वाट लगा दी जाएगी। और इसलिए इसे बोला जाता है सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, यानी सब लोग एक दूसरे के ऊपर नजर रखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस किसे बोला जाता है, तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग को। दूसरा है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पर क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है, यानी बड़े से छोटे तक पावर शेयर होती है। जैसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पावर शेयर करता है स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट पावर शेयर करती है लोकल गवर्नमेंट को, यानी कि छोटे छोटे हिस्से में पावर शेयर होते जा रही है। इसे बोला जाएगा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। अब ये जो है इसे फेडरल गवर्नमेंट भी बोला जाता है, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो। अगला है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग करना। जैसे कि हमने बेल्जियम का एग्जांपल देखा था, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी, फ्रेंच वालों के लिए अलग, डच वालों के लिए अलग, जो उनके लिए सब काम करती थी, अगर उनका कुछ भी मैटर होता था तो वो सॉल्व करती थी। तो वैसे ही इंडिया में भी एक एग्जांपल हो जाएगा, जैसे इंडिया में भी वीकर सेक्शन के लिए, जैसे कि SC ST OBC, इन सब के लिए बहुत सारी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी इनको बहुत जगह छूट मिलती है ताकि ये भी हमारे साथ कम्पीट कर पाए, हमारे साथ इक्वल में आ पाए, यानी पावर यहाँ भी शेयर हो रही है। अब अगला है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, यानी कि जो भी छोटी से छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनमें भी पावर शेयर होती है। सोचो उतनी बड़ी पावर शेयर होते होते आपके एरिया तक पावर शेयर होती है, यानी आपके एरिया में जो भी बोल सकते हैं इलेक्शन में जीता रहेगा उस तक पावर शेयर हुई है, यानी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज तक पावर शेयर होती है। और प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है, प्रेशर ग्रुप्स यानी ऐसे ग्रुप्स रहते हैं ये जो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं। अगर कुछ गलत चीज गवर्नमेंट पे इंप्लीमेंट कर दिया है तो सब लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना के जाते हैं और गवर्नमेंट को अपोज करते हैं ताकि वो रूल हटाए या फिर कुछ नया रूल लगाए। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, बिजनेस यूनियन। ट्रेड यूनियन यानी अगर कुछ ट्रेड के लिए गड़बड़ हुआ है तो सब लोग इकट्ठा होकर जाके गवर्नमेंट को बोलते हैं, वैसे स्टूडेंट भी इकट्ठा होकर गवर्नमेंट को बोलते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना, और अगला कौन सा चैप्टर चाहिए कमेंट में जरूर से बता देना।